दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर यूक्रेन और रसिया के बहाने हम राष्ट्र विमर्श पर चर्चा करते हैं। यूक्रेन क्यों नहीं रसिया के सामने टिक पा रहा है? तो इसके पीछे मूल कारण रसिया का ताकतवर होना तो है ही, पर यूक्रेन की जो कमियां हैं वह भी यूक्रेन के लिए क्षम्य नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्र बने रहने के लिए आपको सिर्फ आर्थिक संपन्नता, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं, पर एज ए मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति के रूप में भी आपको मजबूत होना होता है। इस बात को अगर हमें समझना होगा तो इज़राइल मॉडल को हम देख सकते हैं, जहाँ का प्रत्येक नागरिक इज़राइल को जीता है। मतलब उनके विचार में जो इज़राइल देश है वह बसता है। हर नागरिक अपने आप में इज़राइल है। जब आप एक नागरिक के तौर पर एक पूरा देश बन जाते हैं, तब देश की सुरक्षा के समक्ष कोई संकट नहीं रह जाता है। और इज़राइल एक छोटा सा देश, एक छोटी सी आबादी जो इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जो उसके सदा से दुश्मन रहे हैं, और हर युद्ध में उसने इस्लामिक देशों के सारे संगठित प्रयासों को असफल किया है। एक दो नहीं, 5 से 6 युद्धों में हरा चुका है। और जितने भी उसके पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी अधिकांश ज़मीनों पर अगर किसी का कब्जा है तो वह इज़राइल है। मतलब सामरिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं उस पर इज़राइल काबिज है। जबकि यूक्रेन के साथ क्या हुआ, वह संसाधनों में से संपन्न राष्ट्र है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, एकदम बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और हमारे देश के लोग तो मेडिकल एजुकेशन के लिए बड़ी संख्या में इज़राइल हैं। फिलहाल 20,000 छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मतलब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर भरपूर है। पर गलती कहाँ हो गई? मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, सामरिक जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने का जो तरीका होना चाहिए था वह यूक्रेन ने नहीं सीखा। और एक राष्ट्र के तौर पर बने रहने के लिए सैन्य शक्ति अति आवश्यक होता है, जिसे हम इज़राइल से सीख सकते हैं। अब आप इसको अफ़गानिस्तान के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अफ़गानिस्तान सेना लगातार अमेरिका के मदद से पाली जा रही थी। मतलब उसमें जो राष्ट्र की भावना होती है, जो अफ़गानवाद उन सैनिकों में होना चाहिए था, अफ़गान राष्ट्र के लिए मर मिटने का जो जज्बा होना चाहिए था, वह पैदा नहीं हो सका। और एक संख्या बल और गणना के लिए एक बड़ी अफ़गान सेना महज 1-2 दिन में तालिबानियों के सामने समर्पण कर दिया। तो इसके पीछे कारण क्या था? अमेरिका की जो धन वर्षा उन पर हो रही थी और जो सुविधाएं दी जा रही थी, वह उन्हें आलसी और कामचोर बनाया। मतलब सुविधाएं लेने के लिए तो वो तैयार थे, पर एक सेना के रूप में तैयार होने के लिए और राष्ट्र का प्रहरी बनने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पाए। अब यूक्रेन का ही उदाहरण लीजिए। आप पूरा मिलिट्री एड नाटो फोर्सेस से चाह रहे हैं। मतलब हम सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी सुरक्षा हम खुद नहीं करेंगे, वह हम खैरात से करेंगे। मतलब रसिया का जो शत्रु है, जो शत्रु हैं जितने भी, वो संगठित होकर हमें बचाएंगे, और इसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। और नागरिकों को अपनी सुख सुविधाएं चाहिए, भाई लग्जरियस लाइफ चाहिए। अब देश को बचाने के लिए तो हथियार उठाना पड़ेगा, शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब भाई सुविधाभोगी नागरिक हैं, अब जरा सी भी उनकी सुविधा में आँच आएगी या कुछ आड़े आएगा तो उनको तुरंत तकलीफ होने लगती है। तो भाई राष्ट्र तो उससे बचेगा नहीं, और राष्ट्र को बचाने के लिए सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि आपको अपनी अस्मिता बचाने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। इसके लिए सेनाएं खड़ी की जाती हैं। अब अपने देश का उदाहरण लीजिए। हम लोग खतरनाक पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। हमारा जो पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान, जन्मजात पड़ोसी,
और चीन स्वाभाविक शत्रु, शक्ति संतुलन और बाकी वजहों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय धाक बनाने के लिए भी ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। अगर हम अपनी सेना और सुरक्षा खर्चे में समझौता करने लगे तो सोचिए क्या होगा। आपकी सुरक्षा करने के लिए कोई दूसरा देश नहीं आएगा, क्योंकि सुरक्षा करने की जो ताकत होती है वह खुद ही हासिल करनी होती है, यह किसी खैरात से नहीं होती है। अब यूक्रेन में सोचिए, क्या अमेरिका या यूरोपियन देश यूक्रेन के लिए रसिया से युद्ध लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। अब यह लड़ाई यूक्रेन को खुद ही लड़नी पड़ेगी। वो उनको पीछे से उधार में या पैसे लेकर तत्काल हथियार दे सकते हैं, मतलब वहाँ भी अपना व्यापार करेंगे, लेकिन लड़ाई यूक्रेनियन लोगों को ही लड़नी होगी। सभी यूरोपीय देश सोचिए हाथ खड़े कर लिए हैं। अभी तक के जो समाचार मिल रहे हैं बस डायलॉगबाजी चल रही है, मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होना है। अब सोचिए रसिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रसिया अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। अगर काला सागर और भूमध्य सागर में उसकी सामरिक स्थिति कमज़ोर रहेगी तो भविष्य में तो कोई भी देश उसे धूल चटा देगा। तो वह जो सामरिक पोजीशन की जितनी भी स्थितियां हैं, जगह हैं, उसको कंसोलिडेट करना बेहद ज़रूरी है और रसिया वही काम कर रहा है। अब सोचिए जो 2014 में क्रीमिया पर उसने हमला किया, यही बयानबाजी हुई थी, कुछ सैंक्शन लगाए गए, लेकिन रसिया पर इसका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं, जबकि हकीकत यह है कि चीज़ों को बदलने के लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ता है। अभी तक जो दुनिया में अमेरिका प्रायोजित युद्ध हो रहे थे, उसमें अमेरिका केवल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था कि देश में डायरेक्ट मिसाइलों से या फिर फाइटर प्लेन से बमबारी करो, उनके जो एयर बेसेस हैं उन पे कब्जा करो और फिर वहाँ के जो लड़ाके हों उनको हथियार दो और वो आपस में लड़ते भिड़ते रहें और अपने हथियारों का धंधा आराम से करते रहो। जबकि नाटो फोर्सेस मतलब अमेरिका अगर रसिया के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी? क्योंकि रसियन फोर्सेस किसी भी मामले में अमेरिकी फोर्सेस से कम नहीं हैं और तकनीक के मामले में भी वह अमेरिका की बराबरी करते हैं। ऐसे में वो जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, रसिया उससे बहुत पीछे नहीं रहेगा और अंत में जो लड़ाई होगी, आमने सामने की जो ज़मीन पे लड़ाई होगी, उसमें विकसित देशों के जो सैनिक हैं वह उतने अच्छे नहीं हैं। यह सच है, क्योंकि विकसित देशों की जो जीवन शैली है, और विकसित होने का मतलब ही होता है कि उन्हें जीवन के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना कि गरीब और विकासशील देशों में सरवाइव करने के लिए वहाँ के नागरिक करते हैं। फिर एक अमेरिकी सैनिक पर जितना खर्चा आता है उसके कपड़े, जूते और उसके हथियार पर, उतने में तो जो गरीब देश हैं उनके 1000 सैनिक तैयार किए जा सकते हैं और उनकी जो बॉडी स्टेमिना और जुझारूपन उनसे कहीं अधिक होता है। ऐसे में जो विकसित देश हैं या जितने भी विकसित देश हैं वो वीडियो गेम और मूवीज़ में ही अच्छे लगते हैं। अफ़गानिस्तान, वियतनाम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जहां अमेरिका की हार हुई है और रसिया भी अफ़गानिस्तान में हारा है। तो इसके पीछे मूल कारण यही है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में ये देश जो सामान्य देश हैं उनके सैनिकों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और बहुत जन हानि उठानी पड़ेगी अगर करते हैं तो। और फिर जब रसिया, अमेरिकन फोर्सेस रसिया के बॉर्डर पर लड़ेंगी, जैसा कि आज तक उन्होंने ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, क्योंकि विश्व युद्धों के दौरान ही सबसे ज़्यादा अगर किसी देश ने जन हानि उठाई तो वह रसिया और यूक्रेन ही है, क्योंकि सर्वाधिक जनता इन्हीं देशों की मारी गई। अमेरिका तो बहुत दूर अटलांटिक ओशन के उस पार से बस वही वीडियो गेम जैसा बमबारी कर रहा था और कुछ सैनिक उसके
मारे भी गए और वह एक तरीके से प्रायोजक की तरह था। तो विश्व युद्धों की जो हानि है वह अमेरिका ने नहीं उठाई, या यूँ कहें दुनिया में जो युद्ध का सीधे सीधे सामना अमेरिका ने कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है अमेरिका में वह इस तरह की नहीं है और वह आमतौर पर शांति प्रिय देशों से घिरा हुआ है। उसकी जो सबसे बड़ी बॉर्डर एरिया है वह कनाडा से लगता है, जहाँ पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। बाकी मैक्सिको, क्यूबा इस तरह के देश हैं, तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत ही है, पर इस तरह की गतिविधि नहीं है जैसे एशिया, अफ्रीका या फिर कुछ यूरोपीय देशों में है। तो उन्हें उस तरह के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उनके जो फोकस ऑफ एरियाज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, जबकि इस तरह के देशों में अलग तरह के संकट हैं। और सोचिए अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस कोई भी सीधे ज़मीन पर यूक्रेन के की तरफ से रसिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूरोप की अधिकांश ऊर्जा ज़रूरतें और खाद्यान्न का जो निर्भरता है वह रसिया और यूक्रेन पर ही निर्भर है। गैस का चाहे वह आयात हो या फिर गेहूं का आयात हो, इसमें रसिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो ज़्यादा दिन तक यूरोपीय देश रसिया का विरोध नहीं कर सकते हैं। और कोरोना की वजह से जो मंदी चल रही है, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था किसी तरीके से चलने की कोशिश कर रही है, 1 और 1.5 की जीडीपी ग्रोथ हासिल करने की कोशिश की जा रही यूरोपीय देशों में, अमेरिका में भी भयानक मंदी चल रही है और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में रसिया से पंगा लेना उसके घातक घातक ही होगा। और वैसे भी वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं, जहाँ पर शासन और सत्ता को विरोध का कहीं अधिक सामना करना पड़ता है और कोई भी निर्णय लेना और उसके परिणाम भयानक होते हैं, क्योंकि सत्ता बचाए रखना भी बहुत कठिन हो जाती है। जबकि रसिया एक तरीके से पुतिन के अधिकार क्षेत्र में है और वो पूरी तरह से वहाँ के एक छत्र राज करने वाले शासक की तरह हैं, राजा की तरह हैं। इस बात से आप सहमत हो या न हो, पर सच यही है कि पुतिन जो चाहें वो निर्णय ले सकते हैं और वह अब रसिया बन चुके हैं। तो इस बात का इतिहास में अलग अलग तरह से मतलब निकाला जा सकता है, पर सच यही है। और हमारे देश की भी जो सामरिक स्थिति है उसको देखते हुए भी हमें भी हर समय चौकन्ना रहना चाहिए और सैन्य शक्ति से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और हम कर भी नहीं रहे हैं। और हमेशा से हम सेना पर अटूट विश्वास रखते हैं और जो भी निवेश समय पर करना हो उसे हमें करते रहना होगा, क्योंकि मिलिट्री पावर से समझौता करना राष्ट्र को कमज़ोर करना होगा। यूक्रेन की यह हालत देखकर पूरी दुनिया को यह सीखना होगा कि आपकी यह अपनी लड़ाई है जिसे आपको ही लड़ना होगा। अमेरिका, नाटो या कोई भी आपकी सिर्फ मदद कर सकता है, आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। यह तो सामान्य सी बात है कि जीवन के जो भी संघर्ष होंगे उसे आपको ही करना है और जीवन में जो भी हासिल होगा उसे आप ही हासिल करेंगे। तो आपका संघर्ष व्यक्तिगत है जिसे आपको करना है। तो संघर्षशील रहिए और व्यक्ति और राष्ट्र में कोई फर्क नहीं है। वह व्यक्ति ही राष्ट्र है, जो राष्ट्र में व्यक्त होता है और व्यक्ति में राष्ट्र व्यक्त होता है। आप दुनिया में जब कहीं जाते हैं तो एक भारतीय और भारत बन जाते हैं। तो अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त करिए, आत्मविश्वास रखिए, आप ही भारत हैं। जय हिंद, जय भारत।